अब हम मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मासेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से प्रीवियस लेक्चर के साथ ही कंटिन्यूएशन में है। लास्ट लेक्चर में हमने एवोगैड्रोस लॉ को समझा था डीप में कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है, राइट। सो मैं यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ से ही बात शुरू करूँगा। एवोगैड्रोस लॉ, राइट। सो एवोगैड्रोस लॉ इट वाज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक चीज़ बहुत ही क्लियर कही गई थी कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है, राइट, इक्वल वॉल्यूम अगर आपके पास दो अलग अलग गैसेस का या किसी भी गैस का हो, राइट, तो इन सभी गैसेस में जब भी इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब ये था कि उसमें इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। सपोज कीजिए कि इसके अंदर अगर x मॉलिक्यूल्स हैं और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है अगर वो इसके इक्वल हुआ तो इसमें भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब चाहे इसके अंदर गैस A हो और इसके अंदर A प्राइम हो, इसमें गैस B हो या इसमें गैस B प्राइम हो, राइट, इसमें कोई भी गैस हो, इसमें कोई भी गैस हो, इसका गैस के नेचर से कोई कनेक्शन नहीं था। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि एवोगैड्रोस लॉ में बताया गया था। अब यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया गया कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट वाज बिहेविंग एज H2, इट वाज एज्यूम्ड, राइट, तो इट वाज एज्यूम्ड। और एक और भी चीज़ एज्यूम की गई थी कि जो हाइड्रोजन का मास है, एक एटम का जो मास है, वन एटम का जो मास है दैट वाज काउंटेड एज 1, राइट। तो यहाँ जो जिसकी पिक्चर आपको दिख रही है, ही इज नॉट एवोगैड्रो, ही इज कैनिज़ारो, राइट, कैनिज़ारो, स्टेंजिलो कैनिज़ारो। सो कैनिज़ारो ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर वॉल्यूम इक्वल है, राइट, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में इक्वल हैं, तो डेट मीन्स लेट अस एज्यूम कि अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और मैं यहाँ पर कोई और गैस एज्यूम करता हूँ, लेट अस कॉल इट कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर यहाँ पे बात कह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्म मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि CO2 है या क्या है। सो आई विल कॉल इट ए गैस G प्राइम, ठीक है ना, ओके। अब अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है, दे बोथ हैव वॉल्यूम इक्वल, राइट, बोथ हैव वॉल्यूम इक्वल, तो ऐसे कंडीशन में अगर इसके अंदर एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स होंगे। और एज्यूम ये भी करते हैं, सपोज कीजिए कि इसके मुकाबले में ये जो है 22 टाइम्स हैवियर है, 22 टाइम्स हैवियर है, राइट। सो ये जो आपके पास गैस का जो सिलेंडर है, ये इस गैस को कंटेन करने वाला सिलेंडर वो इससे 22 गुना हैवी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके 100 मॉलिक्यूल जो है इसके 100 मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली 22 गुना हैवियर हुए, राइट। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल सेलेक्ट करूँ और इसका 1 मॉलिक्यूल सेलेक्ट करूँगा तब भी ये 22 टाइम्स हैवियर होना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ सी बात होगी। अब ऐसा है, स्टेंजिलो कैनिज़ारो ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को H2 एज्यूम करके इसका मास रख लिया 2, कि इसका मास हो गया 2। ध्यान रखिए कि इसमें कोई यूनिट नहीं था, नो यूनिट, बस उसने इसको रखा कि ये 2 टाइम्स हो गया, बस ट्वाइस, 2 यूनिट, एनी यूनिट यू कैन से 2 यूनिट्स। तो इसके हिसाब से जो गैस 22 टाइम्स हैवियर थी वो ऑब्वियसली 44 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट वाज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है एक मॉलिक्यूल का, राइट, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक मॉलिक्यूल किसी ने भी नहीं देखा और ना ही उन्होंने उसको कैच किया, ना ही उन्होंने इसको किसी वेइंग मशीन पे रखा, बट ये एक रिलेटिव बात है कि अगर ये गैस और ये गैस में देखिए अगर वॉल्यूम दोनों का इक्वल है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी बराबर है, राइट, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये 22 टाइम्स हैवियर हुआ तो इसका एक एक मॉलिक्यूल जो है, एक एक मॉलिक्यूल इसके एक एक मॉलिक्यूल से 22 टाइम्स हैवियर होगा। और इसे हम नाम देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब हो गया इन रिलेशन विद हाइड्रोजन,
right? So in relation with hydrogen, so relative to, this is relative to hydrogen. Okay, अब यहाँ पर समस्या ये इस बात की थी कि इस बात को, इस थ्योरी को हम अप्लाई तभी कर सकते थे जब हमारे पास कोई गैस हो, क्योंकि अब वो गैड्रोस लॉ तो गैसेस के लिए था. सो व्हाट अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट? कैनिज़ारो के इस स्टार्टअप के बाद डुलोंग पेटिट, ये एक और भी नाम आपको बीच में सुनने को मिलेगा, डुलोंग एंड पेटिट, PETIT, पेटिट, इन्होंने स्पेसिफिक हीट के बिहाफ पर, राइट, स्पेसिफिक हीट के बिहाफ पर इन्होंने कई ऐसे एलिमेंट्स का मास पता किया जो सॉलिड्स थे, राइट? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी बात कि अब हमारे पास गैसेस के मासेस इस तरीके से कैलकुलेट किए गए थे और सॉलिड के मासेस डुलोंग पेटिट से, लेकिन इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था. फाइनली एक और भी चीज़ थी कि हाइड्रोजन गैस को समेट पाना, इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था. तो इन्होंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिन गैसेस को कैलकुलेट आउट किया था वो कुछ इस तरह से थी कि जैसे कि अब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट, सपोज कि आपके पास हाइड्रोजन है, राइट, एंड आई विल राइट इट एज हाइड्रोजन. देन आपके पास हो गया ऑक्सीजन, आपके पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो ऐसे बहुत सारे आपके पास गैसेस होंगी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ, सल्फर ऑक्साइड, वाई कॉल इट डाइऑक्साइड. तो अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड 22 है, राइट. तो इसी तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसके सिंपल फंडा ये हो गया कि अगर मैं हाइड्रोजन का रिलेटिव मास अगर 2 एज्यूम करता हूँ, बिकॉज इट इज़ बिहेव लाइक H2, है ना, मॉलिकुलर फॉर्म, ये एटम हो गया तो ये मॉलिक्यूल हो गया. तो अगर ये 2 हो गया तो ऑब्वियसली 32 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा, राइट. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, ये हो जाएगा 64, राइट. और यहाँ पर होना चाहिए था 32. आई होप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक. तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, राइट. अब मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ आपके पास समझाना चाहता हूँ इस बात को. एक और भी चीज़ है, इसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी. ये शब्द बहुत बार बीच में एंटर करता है, वेपर डेंसिटी. व्हाट इज़ वेपर डेंसिटी? तो देखिए वेपर डेंसिटी आप समझ गए. ऑक्सीजन के लिए अगर वेपर डेंसिटी में देखूंगा कि ये जो चीज़ है, ये ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी 22 है, राइट. सो इसका मतलब बहुत ही सिंपल होगा कि अगर मेरे पास CO2 के लिए मास 44 है, राइट, तो जैसे मैं 44 का डिवाइड बाय 2 करूँगा, आई विल गेट 22 एज ए वेपर डेंसिटी, राइट. सो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? बेसिकली व्हाट इज वेपर डेंसिटी? दिस इज द डेंसिटी वन कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन. मतलब कि वो गैस जो है हाइड्रोजन से कितनी हैवी है, इस बात को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल हाउ टू राइट इट. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक 2. इट्स वेरी सिंपल, राइट. सो आपको ये ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी क्या चीज़ है? वेपर डेंसिटी है कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन से कितनी हैवी है, इसीलिए मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ. मोस्टली क्या होता है कि हम जब इसको स्टूडेंट का साथ 2 बता देते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पर 2 क्यों है, वाई नॉट 3 और वाई नॉट 4. तो ये 2 इसलिए है क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2. सो ठीक है, इसको बड़ा सिंपल देखिए कितना सिंपल है. देखो ऐसे, अगर हाइड्रोजन 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44. अगर हाइड्रोजन 1 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44/2. और ये जो 22 आपके पास है, ऑब्वियसली आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी मीन्स हाउ हैवियर इज द गैस व्हेन कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन. अच्छा, तो इसकी हेल्प से हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का और मॉलिक्यूल्स का मोलर मास तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी बहुत सारा आगे काम करना बाकी था. अब बात है 1912 की. 1912 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस्टन, राइट. एस्टन ने डिस्कवर किया आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए और इसमें भी कार्बन 12 सबसे फेमस था. इसी तरीके से कार्बन 12 के साथ में कार्बन का 13 आइसोटोप, कार्बन का 14 आइसोटोप, और ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 15, ऑक्सीजन का 17, राइट. इसके अलावा हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 3, राइट. और इन आइसोटोप्स को हम इस मॉडर्न पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का 1, 2 और 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं. इसमें सिंगल प्रोटॉन होगा तीनों में, राइट, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा एडिशनल होंगे.
जिसका कारण से ये जो आइसोटोप्स है वो इसका डबल वेट होगा और ये आइसोटोप जो इसका ट्रिपल वेट रखेगा, राइट। सो आइसोटोप्स क्या चीज़ हैं? आइसोटोप्स का मीनिंग ये हो गया, राइट, आइसोटोप्स का मीनिंग ये हो गया, आइसो स्टैंड्स फॉर सेम, एंड जो टोपोज वर्ड है, टोपोज का मतलब हो गया प्रोटॉन्स, राइट, टोपोज मीन्स प्रोटॉन्स। लेकिन आप इस चीज़ के बारे में चिंता ना करें बिल्कुल भी कि ये क्या चीज़ आया, कैसे आया, राइट, क्योंकि हम इसको थियोरेटिकली बाद में सभी को प्रूव भी करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास समझाना ये है कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, कि एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है, अब फिर से ध्यान से सुनिए, एक एलिमेंट कैसे है, इसको 3 आइसोटोप्स हैं, तो जो एक एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट होता है सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि इन तीनों में एक है। दूसरी बात, इन प्रोटॉन्स के कारण, जो कि इस तीनों में सेम है, राइट। सो हम एलिमेंट की जो डेफिनेशन देते थे कि जैसा कि डाल्टन की थ्योरी आपने पढ़ा था कि एलिमेंट जो है उनमें सभी एटम जो सेम टाइप के होंगे, उन सभी का जो मास होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, सब कुछ सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम अब सही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वो हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर न्यूट्रॉन डिफर कर गए तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, वो एलिमेंट तब भी सेम रहेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जैसे कि इन तीनों के अगर मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी हो तो इन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, रिएक्टिविटी में भी, जो इसकी रिएक्शन है वही रिएक्शन ये, वही रिएक्शन ये, आप इसे बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं रिएक्शन के बेस पे। तो मेरे पास ये जो एग्जांपल है वो ये है, कुछ इस तरह के एग्जांपल। आप यहाँ पे कुछ चने देख रहे होंगे इस स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें से किस चने को मैं किस चने से मैं इसमें जर्मिनेशन कर सकता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इसमें किसी भी चने से हम जर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ज़रा इसमें ध्यान से देखिए और मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इन सभी जो चने हैं, क्या इन सभी का वेट, इसका वेट, इसका वेट क्या परफेक्टली एग्जैक्टली इक्वल है? द आंसर इज बिग नो। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इसके अलावा भी मेरे पास एग्जांपल है। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से चीज़ें, ये है अब बादाम है, राइट। अब आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहे हैं कि ये स्मॉलर पीस, ये इससे ऑलमोस्ट साइज में डबल है। तो सवाल ये है कि क्या मैं इसे बादाम बोलूँगा? इफ़ योर आंसर इज यस, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये बादाम बनेगा? द आंसर इज अगेन यस। तो इनमें वो कौन सी चीज़ है तो बादाम को बादाम बनाती है? वो बनाती है इनकी करेक्टरिस्टिक, इनका डीएनए। ये बादाम है। अगर मैं इसे मिट्टी में रखूँगा तब भी बादाम का वृक्ष आएगा और इससे भी बादाम ही आएगा मेरे पास, इससे सबसे बादाम आएगा। लेकिन मैं ये बात भी कंफर्म कर सकता हूँ कि बादाम के हर एक बादाम का जो मास है, साइज़ है, वो बराबर होना कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप इसका जो की पॉइंट है, जो फंडामेंटल पॉइंट, आप उसको समझ के चलिए कि इनको हम बादाम इसलिए नहीं बोल रहे कि इनका साइज़ सेम है, इनका मास सेम है। उसी तरीके से अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँगा कि एक चने का मास कितना है, एक चने का मास कितना है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक बादाम का मास कितना आया, राइट, एक बादाम का मास कितना है और एक चने का मास कितना है। देखिए कितना बेहुदा क्वेश्चन है। क्यों? अब एक चने का मास मतलब किस चने का मास? इसका मास, इसका मास, या फिर इसका मास, इसका मास, किसका मास, राइट। तो मैं कैसे इसको करूँगा? मैं जस्ट इनको काउंट अप कर लूँगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और मैं इन सब को 17 के 17 चने एक साथ मैं एक वेइंग मशीन के ऊपर रख दूंगा, राइट। तो जो वेइंग मशीन के ऊपर आप इसको, इन सभी चनों को आप एक साथ रखेंगे, उस वेइंग मशीन के ऊपर यहाँ पर एक रीडिंग आ जाएगी, राइट। सपोज कीजिए वो आ गया ऑलमोस्ट 34.02 ग्राम। तो जो 34.02 ग्राम आया वो एक चने का वेट नहीं, वो 17 चने का वेट है। तो फिर आप एक चने का वेट कैसे निकाल लेंगे? ऑब्वियसली आप इसको डिवाइड बाय 17 करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या निकाला है? आपने बेसिकली निकाल लिया एवरेज मास। मैं समझ रहा हूँ कि बात सही है, एवरेज मास आपने निकाल लिया, और आपके पास जो ये एवरेज मास आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 2.00012, इस तरीके से ऑलमोस्ट आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि चने का मास 2.00012 ग्राम है, या आप ये बोलेंगे कि चने का एवरेज मास 2.00012 ग्राम है। कौन सा ज़्यादा सही होगा? ऑब्वियसली एवरेज मास। इसी सेम फंडामेंटल को कंटिन्यू करते हुए आप समझ सकते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूंगा कि एक बादाम गिरी का मास कितना है,
इस केस में तो आप ऑब्वियसली इन 6 पीसेस का मास एक साथ ले लेंगे और फिर इसको एवरेजली डिवाइड बाय 6 करके आप एक का एवरेज मास निकालेंगे। तो देखते हैं कि जब मैं बात करता हूँ कि एक बादाम का मास कितना है तो कितना नॉनसेंस का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि बादाम का एवरेज मास कितना है तो ये एक सेंसिबल क्वेश्चन बनता है। मोर ओवर अगर मैं इसको जनरली बोल रहा हूँ कि एक बादाम का मास कितना है तो आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली इसका मीनिंग एवरेज ही बनता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, विच इज़ नॉट कॉमन टू एवरीवन। तो इसलिए जब भी हम बात करें कि बादाम का मास कितना है तो ऑब्वियसली वो एवरेज मास है। अगर मैं ऑक्सीजन के मास के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है तो एवरेज मास के बारे में बात हो रही है। अगर मैं हाइड्रोजन के मास के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन के मैं इस या फिर इस आइसोटोप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके एवरेज मास के बारे में बात कर रहा हूँ। होपफुली बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है ना, कि जितने भी हम डिफरेंट आइसोटोप्स हैं दीज आर जस्ट बिहेविंग लाइक आइसोटोप्स, राइट। सो उन सभी का हम एक एवरेज मास ले लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि अब देखिए जैसे मेरे पास इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का सेट है कि हाइड्रोजन का मास या तो ये होगा या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो मेरे पास 3 ही कैटेगरी है। लेकिन बादाम में ऐसी 3 कैटेगरी नहीं, बादाम में मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो अब बात ऐसी है कि इन 3 आइसोटोप्स में से हम ऐसा एज्यूम करते हैं जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने बादाम के पीसेस 100 ले लिए, तो उस 100 में से सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कॉमन वेट आएगा उसे हम बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट। मेरे पास वो शब्द है मोस्ट अबंडेंट, ये शब्द नहीं है मोस्ट अबंडेंट, राइट। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, ओके। तो हाइड्रोजन के इन 3 आइसोटोप्स में से ऐसा है कि अगर मेरे पास 100 पीसेस हैं तो 100 पीसेस में से सबसे ज़्यादा पीसेस इसके होंगे, उससे कम इसके, और इसके बिल्कुल मिनिमम पीसेस होंगे, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा एवरेज मास होगा वो ऑब्वियसली इसके क्लोज आना चाहिए, ओके। होपफुली सबको समझ में आ गया। तो मोस्ट अबंडेंट का मास लेना ज़्यादा सही होना चाहिए या तीनों का एवरेज मास लेना सही होना चाहिए, आपको बताना है। अगर मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप का मास है ये, यानी कि जैसे कि कुछ भी यहाँ नंबर मैंने लगा लिया, सपोज कीजिए x लगा लिया, और मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन का एवरेज मास आया है, सपोज कीजिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे x प्राइम, तो इन दोनों डेटा में से कौन सा डाटा ज़्यादा रिलायबल है? ऑब्वियसली ये डाटा ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये सही है, और ये सही नहीं है क्योंकि आप इसको फोकस कर रहे हैं, इग्नोरिंग दीज 2। सेम यही प्रॉब्लम आई थी 1961 में। अब देखिए एस्टन की बात 1912 की है कि एस्टन के पास आइसोटोप्स की लिस्ट थी, तो हमारे पास ये सारे आइसोटोप्स आ गए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर इस बात की आ गई कि हमारे पास 2 साइंस थे उस वक्त, एक था फिजिकल साइंस और एक था केमिकल साइंस, राइट। तो जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन का, राइट, उसका मास जो रखा गया था वो एग्जैक्टली 16 था, राइट। तो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली, उसका मतलब 0 0 0 एंड दिस कंटिन्यूस विद ऑल जीरोज, राइट। तो ये मोस्ट अबंडेंट का मास जो रखा था वो फिजिसिस्ट या फिजिकल साइंस को पढ़ने वाले लोगों ने इसका मास रखा था, और उन्होंने कहा था कि हम अपनी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे कॉमन हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में यूजफुल होते हैं। वहीं पर जो केमिकल साइंटिस्ट थे इन्होंने मोस्ट अबंडेंट शब्द यूज ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एटॉमिक वेट आना चाहिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए आइसोटोप्स का जोड़ के। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एवरेज आना चाहिए, एवरेज, राइट, एवरेज किसका? मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स का, वो आना चाहिए 16.000000। अब इन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया, इनका भी एग्जैक्ट था, इसका भी एग्जैक्ट था। अब बात ऐसी है कि इन्होंने सिर्फ इसको नज़र रख के बोला कि हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 आया, और इन्होंने बोला कि हम अगर इन तीनों का एवरेज लेके चलेंगे, राइट, जिसमें से इसका कुछ परसेंटेज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि इसका 99% आ गया, राइट, और इसका 0.2% आ गया, इसका 0.8% आ गया, ताकि टोटल मिला के 100% हो जाए, सारा मिला के 100% हो जाए। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 16 इन्होंने रखा कि हम 16 ही आएगा। उस वक्त किसी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, बस उन्होंने ऐसा रख दिया कि हम 16 लेंगे सिंगल आइसोटोप का, और इन्होंने कहा कि हम 16 लेंगे सभी का एवरेज मिला के। तो इस तरीके से जब इनके डेटास को आपस में कन्वर्ट करना पड़ा तो बड़ी दिक्कत आने लग गई थी,
और इसी करके 1962 में 61 में दे हैव अबंडन बोथ द स्केल, दोनों स्केल को ख़त्म कर दिया गया और एक नया स्केल बनाया गया जिसका नाम था यूनिफाइड स्केल, राइट, यूनिफाइड स्केल। तो वो था यूनिफाइड स्केल, राइट। सो वी शुड राइट हियर यूनिफाइड स्केल, यूनिफाइड स्केल। और इसकी नोटेशन हो गई स्मॉल यू। तो ऑक्सीजन का अब जो इन्होंने दोनों में से जो कॉमन जो नेम आया वो है कि हम ऑक्सीजन का रखेंगे 16U, और इस वक्त जो ये मास रखा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन द आइसोटोप्स, क्योंकि सही बात तो यही है, तो इसको आइसोटोप के बेस पर रखा गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो एवरेज आना चाहिए वो 16U आना चाहिए, राइट। सो इस तरीके से दोनों को करेक्ट किया गया। और इसके बाद हमारे पास एटॉमिक वेट का स्केल बन गया था, राइट, जिसके बेस पर हमने बाकियों की कैलकुलेशन की थी। इसमें नोटिस करने वाली बात एक और भी है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन था रेफरेंस के तौर पे, तो पहले हाइड्रोजन आया इसके, और हाइड्रोजन के बाद फिर हमने सेलेक्ट किया ऑक्सीजन को। अब देखिए हाइड्रोजन का वेट के रेशियो में ऑक्सीजन का निकाला गया, और इसके बाद आया कार्बन 12। ये जो था ये एस्टन की तरफ से था। यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि हम लोग जो है किताबी कीड़े की तरह एक के बाद एक चलते रहते, लेकिन एस्टन जो है उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उनकी अपनी सोच, एक अपनी दुनिया अलग होती थी, और एस्टन सभी कैलकुलेशन C12 के बेस पर करते थे। अब ये रेफरेंस आप इसके रेफरेंस इसको रेफरेंस इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जो एटॉमिक वेट्स थे वो C12 के बेस पे डिफाइन करने लगे। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं कार्बन को देखूँ तो कार्बन वाज 12 टाइम्स द वेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब अगर मुझे एक हाइड्रोजन का अगर वेट चाहिए तो दैट मस्ट बी 1/12 ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? C12। कार्बन का 12 का आइसोटोप भी है C12, मतलब C12 मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं किस आइसोटोप के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट C13 एंड C14। तो 1/12 ऑफ द C12 आइसोटोप का जो मास है दैट वाज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरीके से आप एक गैस से फ्री होकर के आप एक सॉलिड पे चले गए, और इस तरीके से आपने अपनी स्केल को और ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर दिया। अदरवाइज पहले हमारे पास हाइड्रोजन था जिसकी स्टोरेज, जिसको रख रखाव में बहुत दिक्कत, फिर ऑक्सीजन वो भी गैस था, टेम्परेचर घटने से बढ़ने से ऑक्सीजन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता था, राइट। तो इसके कारण हमारे जो डेटास थे वो चेंज होते थे, और ये सॉलिड स्टेट था जिसके कारण हमारे डेटास पे फ़र्क कम पड़ता था। तो इस तरीके से C12 को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है कि अब हम कार्बन 12 का जो 1/12 है, 1/12 ऑफ C12, इसको हम बनाएंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, राइट, 1U, और इसको हम बोल सकते हैं 1 AMU, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द एटॉमिक स्केल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया है कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये बोरोन है, ये 100% बोरोन है, जिसमें से जो ये आपके पास डार्क ब्लू वाला पार्ट बोरोन का है, ये बोरोन का वो आइसोटोप है जिसका मास 11 है, और यही ये जो लाइट वाला पार्ट है इसका मास है 10। कीजिए जैसे यहाँ पे इन सभी आइसोटोप्स में दिखाया हुआ है, जैसे कि इसका ये 11 मास है इतने सारे का, और ये 10 है। तो मैं एक एवरेजली यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इसका ये ऑलमोस्ट जो ये सारा जो ब्लू पार्ट है इतना सारा, ये ऑलमोस्ट जो है 80% है, और ये जो वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट हो गया 20%, राइट। तो अगर आपको बोरोन का एवरेज मास निकालना है तो आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से बोरोन का एवरेज मास आ सकता है। तो वो कैसे निकलेगा? देखिए 80% जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, 80% जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास है 11, प्लस 20% जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास हो गया 10, राइट। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? दीज आर 100 एंड यू जस्ट डिवाइड देम, यू गेट 10.8। सो दिस इज द एवरेज मास ऑफ द बोरोन। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि जो सारा पार्ट इसका जो कवर्ड है ब्लू पार्ट, ये ऑलमोस्ट 99.2% बन जाता है। तो जो 13 वाला पार्ट है इसका ऑलमोस्ट 0.8% बनता है, और आप यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए और भी कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम AMU को जस्ट U से रिप्लेस कर चुके हैं, तो अब आप इसको U लिखेंगे और इसे हम बोलेंगे यूनिफाइड मास, राइट। इसके पहले हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, राइट। सो अब अभी इस तरीके से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास से कुछ हम कर सकते हैं, और इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कई सारे एलिमेंट के मोर देन 1 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आइसोटोप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी गई है। सो मैंने आइसोटोप को होपफुली समझाया हो सही तरीके से, आपको समझ में आ गया हो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइटम्स होना आइसोटोप्स कहलाता है। और इस तरीके से हमारे पास अगर डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे तो हम उनके रिलेटिव अबंडेंस को देख करके उनका एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे क्या है इसमें टेबलराइज किया गया है कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है 98.892% होता है और इसका एटॉमिक मास 12 है। 13 वाले का परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट 1.108 है और इसका मास इतना है। फिर 14 वाले का इतना है। 2 टाइम्स यहाँ पर आपके पास होगा 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स 10⁻10% आप देख सकते हैं कितना कम है और इसका मास इतना है। तो इस तरीके से आप इसकी पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से पूरी तरह से कैलकुलेट किया गया है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दूँ। सो इस तरीके से आपको जो एवरेज मास आएगा कार्बन का, आइसोटोपिक एवरेज मास आएगा वो 12.011 आएगा, ऑलराइट। तो इसी तरीके से आपके पास है मॉलिकुलर मासेस। तो मॉलिकुलर मासेस क्या है, अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल इज बेसिकली द ज्वाइंट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, राइट। सो जैसे आप एग्जांपल दे रखा है कि मीथेन का मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीथेन इज बेसिकली CH4, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा इस तरह से कैलकुलेशन, राइट। सो इसमें आप देखेंगे कि कार्बन का मास हो गया है, राइट, और ये हाइड्रोजन का मास हो गया और यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो दिस शुड बी 4 टाइम्स एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट, ओके। दूसरी एग्जांपल यहाँ दे रखी है वाटर के लिए। सो यू हैव 2 टाइम्स द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन, 16 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। और आप यहाँ नोटिस करें कि ऑक्सीजन का मास परफेक्टली 16 है ना, फॉर्मूला मास। देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स को हम फॉर्मूला बोलते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं केटायंस। फॉर एग्जांपल सोडियम केटायन और क्लोराइड एनायन। तो एनायंस को आप मॉलिक्यूलर एटम्स नहीं बोलते हैं, इसीलिए आप इनके लिए एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास नहीं यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर यूजिंग दी आयनिक मास और फॉर्मूला मास। और इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोराइड की तरफ जाता है, ये बात हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। बट इस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना कम होता है कि इसके केटायन या एनायन के मासेस को हम लोग अप्रॉक्सीमेट इनके एटॉमिक मासेस के ही इक्वल ले लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है सोडियम क्लोराइड का, बहुत बिग पिक्चर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक सोडियम जो है, अगर ये सोडियम है तो इसके बाद में 6 क्लोराइड्स होंगे, राइट। इस तरीके से आपके पास 6 क्लोराइड्स होंगे, टोटल 6 क्लोराइड। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई क्लोराइड है, जैसे आप सपोज कीजिए क्लोराइड है, तो इस क्लोराइड के साथ में 6 सोडियम अटैच्ड हैं, राइट। 4 यहाँ दिख रहे हैं, एक नीचे होगा और एक इसके ऊपर होगा, ओके। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखिए ये हो गया मास हमारे पास सोडियम का और ये हो गया आपके पास क्लोराइड का मास, राइट। तो जो एनायन या केटायन के मासेज हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू दी एटॉमिक मासेज। ये बात ध्यान रखना कि एनायन या केटायन के मासेज जो एटॉमिक मासेज के इक्वल होते हैं, बिकॉज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का या 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना या डिप्रेशिएशन होना वो इनके मासेस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है थ्योरेटिकली।